तो आज हम लोग एक नई कहानी पढ़ने जा रहे हैं और एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसका नाम भी है पानी की कहानी। पानी की कहानी का मतलब इसमें ये हो सकता है कि पानी के बारे में बताया गया हो कि पृथ्वी पर पानी कहाँ से आता है, पानी का चक्र क्या है, पानी किस तरीके से हम लोगों को पीने के लिए अवेलेबल होता है, समुद्र में पानी, नदी में पानी, तालाब में पानी या इन सब जगहों पर पानी की क्या क्या उपयोगिता है, हमारी ज़िंदगी में इसकी क्या उपयोगिता है। ऐसे करके मैं आगे बढ़ा ही था कि पेड़ की झाड़ी पर से मोती सी एक बूंद मेरे हाथ पर आ पड़ी। मेरे आश्चर्य का ठिकाना न रहा जब मैंने देखा कि ओस की बूंद मेरी कलाई पर से सरक कर हथेली पर आ गई। मेरी दृष्टि पड़ते ही वह ठहर गई। थोड़ी देर में मुझे सितार के तारों की सी झंकार सुनाई देने लगी। मैंने सोचा कि कोई बजा रहा होगा। चारों ओर कोई देखा, कोई नहीं। फिर अनुभव किया कि अरे, यह स्वर तो मेरी हथेली से निकल रहा है। और ध्यान से देखने पर मालूम हुआ कि बूंद के दो कण हो गए हैं और दोनों हिल हिल करके यह स्वर उत्पन्न कर रहे हैं, मानो बोल रहे हों। तो एक्चुअली में हम जो कहानी पढ़ रहे हैं पानी की कहानी, इसमें ये जो कहानी है ये पानी की बूंद के द्वारा बताई जा रही है, या इसमें जो कैरेक्टर है वो पानी की बूंद के साथ में बातें कर रहा है जिसने लिखा है। इस मतलब कन्वर्सेशन के स्टाइल में ये कहानी लिखी गई है, बातचीत के तरह से ये कहानी लिखी गई है। और इसमें आगे बताया जाएगा कि पानी की बूंद बताएगी कि वो कहाँ से आई है, कैसे उसका जन्म हुआ है और कैसे उसका जीवन चक्र चल रहा है। तो इसमें लेखक कह रहे हैं कि वो कहीं आसपास में टहल रहे थे, तभी पेड़ की झाड़ी पर से मोती सी एक बूंद उनके हाथ में आ पड़ी। अच्छा, जैसे ओस की बूंद की बात है तो हम लोग ओस की बूंद कब देखते हैं? आमतौर पर हम लोग ओस की बूंद सवेरे में देखते हैं, जब हम बाहर टहलने के लिए निकलते हैं तब। सर्दी के दिनों में ऐसा ज़्यादा हो सकता है कि हमें ओस की बूंद देखने को मिले। अगर हम घास के मैदान में टहल रहे होते हैं तो वहाँ भी हमें ओस की बूंदें घास पर भी दिख सकती हैं। और इस कहानी में ऐसा हो रहा है कि पेड़ की झाड़ी पर से एक पानी की बूंद लेखक के हाथ पर आती है और झंकार सी आवाज़ सुनाई देती है उसे, जैसे कोई उससे कुछ कह रहा हो या आसपास में कोई कुछ बज रहा हो। तो आगे अब ये ओस की बूंद लेखक से क्या कहती है? उसी सुरीली आवाज़ में मैंने सुना, सुनो सुनो। तो ओस की बूंद लेखक से कह रही है, सुनो सुनो। मैं चुप था। मैं चुप था का मतलब कौन चुप था? लेखक चुप था। फिर आवाज़ आई, सुनो सुनो। अब मुझसे न रहा गया, मेरे मुख से निकल गया, कहो कहो। है ना, सुनो सुनो, और लेखक ने उससे कहा कहो कहो। ओस की बूंद मानो प्रसन्नता से हिली और बोली, मैं ओस हूं। तो लेखक ने कहा, जानता हूं। मैंने कहा, लोग मुझे पानी कहते हैं और जल भी कहते हैं, मालूम है। मैं बेर के पेड़ से आई हूँ। झूठी। मैंने कहा और सोचा, बेर के पर से क्या पानी का फव्वारा निकलता है? और ये बात तो सच्ची है कि बेर के पेड़ से पानी का फव्वारा तो नहीं निकलता, लेकिन वो ओस की बूंद जो है वो बेर के पेड़ पर ठहरी हुई थी, उसके किसी पत्ते पर, और वहाँ से हिल करके वो लेखक के हाथ में गिरती है। इसीलिए ओस की बूंद कहती है कि मैं बेर के पेड़ से आई हूँ। अब ओस की बूंद फिर से हिली, मानो मेरे अविश्वास से उसे दुख हुआ हो। अविश्वास का मतलब समझ रहे हो ना, विश्वास नहीं होना। ठीक है। अब आगे फिर से ओस की बूंद बोलती है, सुनो, मैं इस पेड़ के पास की भूमि में बहुत दिनों से इधर उधर घूम रही थी। मैं कनों का हृदय टटोलती फिरती थी कि एकाएक पकड़ी गई। कैसे? मैंने पूछा। यहाँ पर जहाँ भी लिखा हुआ है मैंने पूछा, उसका मतलब लेखक ने पूछा। अब आगे ओस की बूंद बोलती है कि वह जो पेड़ तुम देखते हो ना, वह ऊपर ही इतना बड़ा नहीं है, पृथ्वी में भी लगभग इतना ही बड़ा है। उसकी बड़ी जड़ें, छोटी जड़ें और जड़ों के रोए हैं। वो रोए बड़े निर्दयी होते हैं। मुझ जैसे असंख्य जलकणों को वो बलपूर्वक पृथ्वी में से खींच लेते हैं। कुछ को तो पेड़ एकदम खा जाते हैं।
और अधिकांश का सब कुछ छीनकर उन्हें बाहर निकाल देते हैं। तो जिन बच्चों ने बायोलॉजी पढ़ा है, साइंस पढ़ा है, वो जानते होंगे कि पौधों के शरीर में जड़ का काम क्या होता है। जड़ का काम क्या होता है? बताओ, जड़ का काम क्या होता है? पानी देना। हाँ, तो जड़ का काम होता है जमीन से, मिट्टी से खनिज, लवण और पानी को खींच करके ऊपर तनों के द्वारा पत्तियों तक पहुंचाना, और आगे चल करके पत्ते इसका इस्तेमाल करते हैं प्रकाश संश्लेषण के समय, फोटोसिंथेसिस के समय। तो यहाँ पर वो पानी की बूंद, वो उसकी बूंद कह रही है जड़ों के बारे में, जैसे कि उसे बुरा लग रहा हो कि जड़ें, पौधों की जड़ें मिट्टी के अंदर से पानी को खींच करके ऊपर में खींच लेती हैं, और वो कहती है कि कुछ को तो पेड़ एकदम खा जाते हैं। और ओस की बूंद का शरीर क्रोध और घृणा से उसका शरीर कांप उठा। तुम क्या समझते हो कि वे इतने बड़े यूं ही खड़े हैं? उन्हें इतना बड़ा बनाने के लिए मेरे असंख्य बंधुओं ने अपने प्राण नाश किए हैं। असंख्य बंधुओं ने अपने प्राण नाश किए हैं मतलब क्या? असंख्य पानी की बूंदों ने। पानी की बूंदों की वजह से ही तो पेड़ पौधे सींचे जाते हैं, उनकी वृद्धि होती है, उनका ग्रोथ होता है। अगर पानी ना हो तो पौधे तो जी ही नहीं पाएंगे, पौधे बढ़ेंगे भी नहीं, है ना। मैं बड़े ध्यान से उसकी कहानी सुन रहा था। अब आगे वो उसकी बूंद कहती है कि हाँ, तो मैं भूमि के खनिजों को अपने शरीर में घुलाकर आनंद से फिर रही थी कि दुर्भाग्यवश एक रोए से मेरा शरीर छूट गया। यहाँ पर रोए का मतलब है जड़ के एक रोए से। मैं कांपी, मैंने दूर भागने का प्रयत्न किया, परंतु वे पकड़कर छोड़ना नहीं जानते। मैं रोए में खींच ली गई। मतलब क्या कि जड़ की रोओं ने पानी की इस बूंद को खींच लिया, अपने में एब्जॉर्ब कर लिया। ठीक है, फिर क्या हुआ? मैंने पूछा। मेरी उत्सुकता बढ़ चली थी। उत्सुकता मतलब क्यूरियोसिटी, कि भाई आखिर ये उसकी बूंद मुझे और क्या क्या बातें बताना चाहती है, ये जानने की क्यूरियोसिटी बढ़ गई। अब आगे वो बोलती है उसकी बूंद कि मैं एक कोठरी में बंद कर दी गई। थोड़ी देर के बाद ऐसा जान पड़ा कि कोई मुझे पीछे से धक्का दे रहा है और कोई मानो हाथ पकड़ आगे को खींच रहा हो। मेरा एक भाई भी वहां लाया गया। उसके लिए स्थान बनाने के कारण मुझे दबाया जा रहा था। आगे एक और बूंद मेरा हाथ पकड़कर ऊपर खींच रही थी। मैं उन दोनों के बीच पिस चली। तो यहाँ पर तुम समझ सकते हो कि कैसे पानी की बूंदें जड़ के द्वारा एब्जॉर्ब की जाती हैं और जड़ें, रूट्स, उन्हें पौधे के तने में ऊपर की तरफ में भेजती हैं, ठेलती हैं। अब आगे उसकी बूंद बोल रही है कि मैं लगभग 3 दिन तक यह सांसत भोगती रही। मैं पत्तों के नन्हे नन्हे छेदों से होकर जैसे तैसे जान बचाकर भागी। मैंने सोचा था कि पत्ते पर पहुंचते ही उड़ जाऊंगी, परंतु बाहर निकलने पर ज्ञात हुआ कि रात होने वाली थी और सूर्य जो हमें उड़ने की शक्ति देते हैं जा चुके हैं और वायुमंडल में इतने जल कण उड़ रहे हैं कि मेरे लिए वहां स्थान ही नहीं है। तो मैं अपने भाग्य पर भरोसा कर पानी पर ही सिकुड़ी पड़ी रही। अब जब तुम्हें देखा तो जान में जान आई और रक्षा पाने के लिए तुम्हारे हाथ पर कूद पड़ी। तो इतनी सारी बातें उसकी बूंदों ने कहा। तो यहाँ तुम समझ रहे होगे कि ओस की बूंदें मतलब पानी की बूंद जड़ों के द्वारा एब्जॉर्ब होकर के तने के द्वारा, फिर उसकी अलग अलग जो नलिकाएं हैं उसके जरिए होकर के, वेन्स के जरिए होकर के पत्तों तक पहुंचती हैं। और फिर जैसे कि जब ज़्यादा गर्मी होती है तो गर्मी पड़ने के कारण, धूप की किरणों की तीखी किरणों के कारण, गर्मी पड़ने के कारण पौधों से वेपोराइजेशन होता है पानी का, और पानी की बूंदें पानी भाप बन करके वायुमंडल में चला जाता है। तो यही पानी की बूंद बता रही है कि जब ये पत्तियों तक पहुंची तो उसके बाद सोचा था इसने कि वेपोराइजेशन के बाद यह वापस वायुमंडल में चली जाएगी, मतलब पौधे में से निकल जाएगी, फ्री हो जाएगी। लेकिन उसे क्या पता चला कि ये जब निकलने का सोच रही थी तो रात का समय हो गया था, सूरज डूब गया था। तो नेचुरली रात में तो वेपोराइजेशन हो नहीं पाएगा ना, जब सूरज की लाइट नहीं है तो। और उसने एक और भी चीज़ नोटिस किया कि रात के समय में हवा में नमी ज़्यादा होती है, हवा में पानी की बूंदें
दिन की तुलना में, दिन के कंपैरिजन में ज़्यादा होती हैं। तो वही आगे बता रही है कि इसीलिए वो पौधे के पत्ते वाले हिस्से पर पड़ी हुई थी और जैसे ही लेखक उसके पास गया तो ये उसके हाथ पर कूद पड़ी। अब आगे देखो लेखक क्या कहते हैं कि इस दुख तथा भावपूर्ण कहानी का मुझ पर बड़ा प्रभाव पड़ा और मैंने कहा कि जब तक तुम मेरे पास हो कोई तुम्हें न छू सकेगा। अब वो बूंद बोलती है कि भैया तुम्हें इसके लिए धन्यवाद है कि मैं जब तक सूर्य न निकले तभी तक रक्षा चाहती हूँ। उनका दर्शन करते ही मुझ में उड़ने की शक्ति आ जाएगी। उड़ने की शक्ति आ जाएगी मतलब क्या? वो भाप बन करके उड़ जाएगी, वेपोराइज हो जाएगी। मेरा जीवन विचित्र घटनाओं से परिपूर्ण है और मैं उसकी कहानी तुम्हें सुनाऊंगी तो तुम्हारा हाथ तनिक भी न दुखेगा। अब यहाँ पर क्या है कि पानी की बूंद आगे भी अपनी स्टोरी सुनाना चाहती है लेखक को, वो कुछ और भी चीज़ें बताना चाहती है। तो ये इंटरेस्टिंग बात है ना। तो लेखक ने कहा अच्छा सुनाओ। बहुत दिन हुए मेरे पुरखे हद्रजन, हद्रजन हिंदी में लिखा है, इंग्लिश में इसे हाइड्रोजन कहेंगे, और ओसजन, ओसजन ऑक्सीजन कहते हैं अंग्रेजी में। तो पानी की बूंद बता रही है कि मेरे पुरखे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन नामक दो गैसें सूर्यमंडल में लपटों के रूप में विद्यमान थी। अब देखो यहाँ पर से कहानी थोड़ी इंटरेस्टिंग हो चली है, क्योंकि पानी की बूंद अब ये बता रही है कि आखिर पृथ्वी पर पानी का निर्माण कैसे हुआ होगा, कैसे बना होगा पानी। सूर्यमंडल अपने निश्चित मार्ग पर चक्कर काट रहा था। वे दिन थे जब हमारे ब्रह्मांड में उथल पुथल हो रही थी, अनेक ग्रह और उपग्रह बन रहे थे। अब देखो ये तो और भी मज़ेदार बात है कि पानी की बूंद अपने पानी बनने के बारे में बता रही है, लेकिन वो बहुत ही अर्लियर स्टेज की बातें कर रही, कितनी पुरानी बात कर रही है। ये तो ये बता रही है कि ब्रह्मांड की रचना, ब्रह्मांड इस यूनिवर्स के बनने के समय, यूनिवर्स के फॉर्मेशन के समय से पानी अगर बना होगा तो कैसे बना होगा, ये कहानी वो वहाँ से सुना रही है। तो वह कहती है कि सूर्यमंडल मतलब सोलर सिस्टम अपने निश्चित मार्ग पर चक्कर काट रहा था। वे दिन थे जब हमारे ब्रह्मांड में उथल पुथल हो रही थी, अनेक ग्रह और उपग्रह बन रहे थे। तो अब लेखक कहते हैं कि ठहरो, क्या तुम्हारे पुरखे अब सूर्यमंडल में नहीं हैं, सोलर सिस्टम में नहीं हैं? तो पानी की बूंद कहती है हैं, उनके वंशज। तो अच्छा तुम ये समझते हो ना एंसेस्टर, पूर्वज को क्या कहते हैं? एंसेस्टर। तो पानी की बूंद बोलती है कि हैं, उनके वंशज हैं, मतलब उनके सक्सेसर हैं, उनके बेटे पोते ये सब हैं, और अपनी भयावह लपटों से अब भी उनका मुख उज्जवल किए हुए हैं। हाँ, तो मेरे पुरखे बड़ी प्रसन्नता से सूर्य के धरातल पर नाचते रहते थे। एक दिन की बात है कि दूर एक प्रचंड प्रकाश पिंड दिखाई पड़ा। अब यहाँ पर प्रकाश पिंड का मतलब कॉमेट भी हो सकता है। उनकी आंखें चौधियाने लगी। यह पिंड बड़ी तेजी से सूर्य की ओर बढ़ रहा था। ज्यों-ज्यों पास आता जाता था उसका आकार बढ़ता जाता था। नेचुरली जैसे ही कोई दूर की चीज़ नज़दीक आएगी तो वो हमें बड़ी दिखाई देती है और सचमुच उसका साइज बड़ा होता है। जो एक्चुअल जितना नज़दीक आएगा उसका एक्चुअल साइज हमें उतना ज़्यादा साफ साफ दिखेगा। तो पानी की बूंद बता रही है कि ये प्रकाश पिंड जो सूरज की ओर आ रहा था ये सूर्य से लाखों गुना बड़ा था। उसकी महान आकर्षण शक्ति दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स से हमारा सूर्य कांप उठा। ऐसा ज्ञात हुआ कि उस ग्रहराज से टकराकर हमारा सूर्य चूर्ण हो जाएगा। वैसा नहीं हुआ, वह सूर्य से सहस्त्रों मील दूर से ही घूम चला। अच्छा, मतलब उसका पाथ डाइवर्ट हो गया किसी तरीके से, किसी वजह से। लेकिन उसकी भीषण आकर्षण शक्ति से मतलब ह्यूज ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण सूर्य का एक भाग, एक पोर्शन, एक हिस्सा टूटकर उसके पीछे चला। सूर्य से टूटा हुआ भाग इतना भारी खिंचाव संभाल न सका। मतलब इतना ज़्यादा उसको खींचा जा रहा था, वो अपने ग्रेविटेशनल फोर्स से इतना खींच रहा था उसे कि वो कई टुकड़ों में टूट गया, सूर्य से टूटा हुआ भाग। उन्हीं में से एक टुकड़ा हमारी पृथ्वी है। यह प्रारंभ में एक बड़ा आग का गोला थी। तो देखो अब लग रहा होगा ना कि ये सिर्फ पानी की कहानी नहीं है, पानी की बूंद की कहानी नहीं है,
पानी की बूंद तो सोलर सिस्टम के फॉर्मेशन के बारे में बता रही है ना, पृथ्वी के बनने के बारे में बातें बता रही है। अच्छा, अब लेखक ने कहा कि ऐसा, परंतु उन लपटों से तुम पानी कैसे बनी? तो पानी की बूंद बोलती है कि मुझे ठीक से पता नहीं। हाँ, यह सही है कि हमारा ग्रह ठंडा होता चला गया। हाँ, यह सही है कि हमारा ग्रह, मेरा मतलब है और पानी की बूंद का भी मतलब है पृथ्वी के बारे में, कि यह थोड़ा ठंडा होता चला गया। और मुझे याद है कि अरबों वर्ष पहले मैं हाइड्रोजन और ओजोन, ओजोन का मतलब है ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के रासायनिक क्रिया के कारण उत्पन्न हुई हूँ। तो तुम लोगों में से जिन बच्चों ने थोड़ा सा पढ़ा होगा केमिस्ट्री में, तो पानी का जो केमिकल फार्मूला है वो क्या है? वो है H2O, हाइड्रोजन के 2 अणु और ऑक्सीजन के 1 अणु। तो ये पानी की बूंद भी वही बात बता रही है। उन्होंने आपस में मिल करके अपना प्रत्यक्ष अस्तित्व गंवा दिया है और मुझे उत्पन्न किया है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ने मुझे उत्पन्न किया है, ऐसा कह रही हो। फिर आगे वो कहती है पानी की बूंद कि मैं उन दिनों भाप के रूप में पृथ्वी के चारों ओर घूमती फिरती थी। उसके बाद न जाने क्या हुआ, जब मुझे होश आया तो मैंने अपने को ठोस बर्फ के रूप में पाया। तो देखो, ये बात हो सकती है कि पृथ्वी पर पहले पृथ्वी के वायुमंडल में ये वेपर के रूप में रही हो, उसके बाद सीधे सीधे बर्फ बन गई हो, लिक्विड ना बना हो, ऐसा भी हो सकता है। अब वो पानी की बूंद आगे भी कहती है कि मेरा शरीर पहले भाप रूप में था, वह अब अत्यंत छोटा हो गया था, वह पहले से कोई 17वां भाग रह गया था। 1/17, 17वां भाग। मैंने देखा मेरे चारों ओर मेरे असंख्य साथी बर्फ बने पड़े थे। जहाँ तक दृष्टि जाती थी, बर्फ के अतिरिक्त कुछ दिखाई न पड़ता था। और जिस समय हमारे ऊपर सूर्य की किरणें पड़ती थीं, तो सौंदर्य बिखर पड़ता था। तो ऐसा होता है ना कि पानी की बूंदों पर अभी भी ओस में पानी की बूंदों पर जब सूरज की किरणें पड़ती हैं तो स्पेक्ट्रम बनता है, इंद्रधनुष, रेनबो, है ना। जिस समय हमारे ऊपर सूर्य की किरणें पड़ती थीं तो सौंदर्य बिखर पड़ता था। हमारे कितने साथी ऐसे भी थे जो बड़ी उत्सुकता से आंधी में ऊंचा उड़ने, उछलने कूदने के लिए कमर कसे तैयार बैठे रहते थे। तो ओस की बूंद, पानी की बूंद अपने और भी साथी पानी की बूंदों के बारे में ऐसा बोल रही है। अब देखो, अब आगे क्या बोलती है। बड़े आनंद का समय रहा होगा वहां, ऐसा कहा लेखक ने। तो पानी की बूंद बोलती है बड़े आनंद का, कितने दिनों तक? तो पानी की बूंद कहती है कि कई लाख वर्षों तक। कई लाख मतलब, तो पानी की बूंद फिर कहती है कि हाँ, चौंको नहीं, मेरे जीवन में 100 वर्ष दाल में नमक के समान भी नहीं है। सोचो कितनी पुरानी बात है कि जब पृथ्वी बनी होगी या पृथ्वी पर पानी का निर्माण हुआ होगा, पृथ्वी पर पानी का फॉर्मेशन हुआ होगा। मैंने ऐसे दीर्घजीवी से वार्तालाप करते जान अपने को धन्य माना और ओस की बूंद के प्रति मेरी श्रद्धा बढ़ चली। श्रद्धा मतलब रिस्पेक्ट, दीर्घजीवी मतलब लॉन्ग लाइफ वाला आदमी, है ना। और धन्य माना मतलब ग्रेटफुल महसूस करना। तो लेखक ऐसा सोच रहे हैं। और वार्तालाप का मतलब तो कन्वर्सेशन, समझ रहे हो ना। हम शांति से बैठे एक दिन हवा से खेलने की कहानियां सुन रहे थे कि अचानक ऐसा अनुभव हुआ कि मानो हम सरक रहे हों। सबके मुख पर हवाइयां उड़ने लगीं। अब क्या होगा? अब देखो पानी की बूंद क्या बोलने जा रही है। इतने दिन आनंद से काटने के पश्चात अब दुख सहन करने का साहस हम में न था। बहुत पता लगाने पर हमें ज्ञात हुआ कि हमारे भार से ही हमारे नीचे वाले भाई दबकर पानी हो गए हैं। मतलब क्या कि वाटर वेपर पर जब थोड़ा सा प्रेशर हुआ, अब वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो, वायुमंडलीय दबाव या कुछ और तरह का दबाव, यहाँ पर तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की ही बात है, उसकी वजह से भाप की बूंदें जो हैं वो पानी बन गई, वो वेपर से लिक्विड के स्टेज में आ गया। तो वो कहती है कि बहुत पता लगाने पर हमें पता चला कि हमारे भार से ही हमारे नीचे वाले भाई दबकर पानी हो गए हैं। उनका शरीर ठोसपन
बर्फ के स्टेज को छोड़ करके लिक्विड बन गया है और उनके तरल शरीर पर हम फिसल चले हैं। पानी की बूंदें एक दूसरे के ऊपर फिसल करके नीचे गिर रही हैं, मतलब हो सकता है बारिश हो रही हो या ओस की बूंदें गिर रही हों। अब आगे देखो पानी की बूंद क्या कहती है। वो कहती है कि मैं कई मास तक समुद्र में इधर उधर घूमती रही। इसका मतलब है पृथ्वी पर पहले समुद्र बने, ओशंस बने, महासागर बने। फिर एक दिन गर्म धारा से भेंट हो गई। धारा के जलते अस्तित्व को ठंडक पहुंचाने के लिए हमने उसकी गर्मी सोखनी प्रारंभ कर दी और इसके फलस्वरूप मैं पिघल पड़ी और पानी बनकर समुद्र में मिल गई। समुद्र का भाग बनकर मैंने जो दृश्य देखा वो वर्णनातीत है। ये एक स्पेशल शब्द है हिंदी में, तुम्हें ध्यान देना होगा। ये संधि विच्छेद में भी आ सकता है। मतलब इतनी बड़ी बात है कि उसकी तारीफ मैं कैसे करूं। मैं अभी तक समझती थी कि समुद्र में केवल मेरे बंधु बांधवों का ही राज्य है, मतलब सिर्फ पानी है, बर्फ है, ये चीजें हैं। परंतु अब ज्ञात हुआ कि समुद्र में चहल पहल वास्तव में दूसरे ही जीवों से हैं और उसमें नीरा नमक भरा है। नीरा नमक का मतलब क्या है? हम लोग जानते हैं ना कि समुद्र का पानी खारा होता है, साल्टी होता है। अभी भी कई जगहों पर लोग समुद्र के पानी से नमक बनाते हैं। इसका संबंध गांधी जी के नमक आंदोलन से भी है। उन्होंने नमक बनाने वाला एक आंदोलन किया था दांडी में, गुजरात में। पहले समुद्र का खारापन मुझे बिल्कुल नहीं भाया, जी मचलाने लगा। अब देखो पानी की बूंद कभी जी मचलाता है पर धीरे धीरे सब सहन हो चला, मतलब उसने एडजस्ट कर लिया। फिर पानी की बूंद आगे कहती है कि एक दिन मेरे जी में आया कि मैं समुद्र के ऊपर तो बहुत घूम चुकी हूँ, भीतर चल करके भी देखना चाहिए कि आखिर समुद्र में है क्या क्या। फिर उसने समुद्र के गहरे जाना प्रारंभ कर दिया। अब वो बताती है कि समुद्र के गहरे तल जाने में उसे क्या क्या चीजें देखी। देखो कितनी एडवेंचरस स्टोरी उसकी हो सकती है, ये कह रही है वो। तो पानी की बूंद कहती है कि रास्ते में मैंने विचित्र विचित्र जीव देखे, स्ट्रेंज क्रिएचर्स। मैंने अत्यंत धीरे धीरे रेंगने वाले घोंघे, स्नेल्स, जालीदार मछलियां का मतलब क्या? ट्रांसपेरेंट फिशेज, जिसके आर पार देखा जा सकता है, ऐसा भी होगा। कई मन भारी कछुए और हाथों वाली मछलियां देखी, मछलियां जिसकी हाथें हों, सील है ना। एक मछली ऐसी देखी जो मनुष्य से कई गुना लंबी थी। उसके 8 हाथ थे। 8 हाथ वाली मछली, ये क्या हो सकता है? ऑक्टोपस। ओहो, वह इन हाथों से अपने शिकार को जकड़ लेती थी। मैं और गहराई की खोज में किनारों से दूर गई तो मैंने एक ऐसी वस्तु देखी कि मैं चौंक पड़ी। अब तक समुद्र में अंधेरा था, सूर्य का प्रकाश कुछ ही भीतर तक पहुंच पाता था और बल लगाकर देखने के कारण मेरे नेत्र दुखने लगे थे। हाँ तो है ना, जैसे सूरज की किरणें समुद्र के ऊपर वाले सरफेस पर पड़ती हैं तो उसको नीचे गहराई में तल तक आते आते उसका लाइट डिम हो जाएगा, उसकी इंटेंसिटी भी कम हो जाएगी। मैं सोच रही थी कि यहाँ पर जीवों को कैसे दिखाई पड़ता होगा कि सामने ऐसा जीव दिखाई पड़ा मानो कोई लालटेन लिए हुए घूम रहा हो। अब देखो यहाँ पर ये किस मछली की बात हो रही है। ये एक अत्यंत सुंदर मछली थी। इसके शरीर से एक प्रकार की चमक निकलती थी जो इसे मार्ग दिखलाती थी। इसका प्रकाश देखकर कितनी छोटी छोटी अनजान मछलियां इसके पास आ जाती थी और यह जब भूखी होती थी तो पेट भर उनका भोजन करती थी। ये कौन सी मछली होगी? ईल मछली तो नहीं होगी। ईल मछली तो इलेक्ट्रिक शॉक देती है। इसके ऊपर टेंटिकल्स में लाइट होती है। अच्छा, देखते हैं ये क्या बता रही है। विचित्र है, ऐसा लेखक ने कहा कि जब मैं और नीचे समुद्र की गहरी तह में पहुंची तो देखा कि वहां भी जंगल हैं। छोटे ठिगने, मोटे पत्ते वाले पेड़ बहुतायत से उगे हैं। वहां पर पहाड़ियां हैं, घाटियां हैं। इन पहाड़ियों की गुफाओं में नाना प्रकार के जीव रहते हैं जो निपट, अंधे तथा महाआलसी हैं। तो देखो, हम लोग तो धरती के ऊपर के जीवन के बारे में ज़्यादा जानते हैं, लेकिन धरती के नीचे मतलब समुद्र की तली में भी जीवन है और वहाँ भी बहुत ही कलरफुल और बहुत
कॉम्प्लिकेटेड, सिंपल, तरह तरह के जीव मौजूद हैं। वहाँ पर छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं, वहाँ पर पेड़ पौधे भी हैं। अब सोचो उनका क्या सिस्टम होगा, वो फोटोसिंथेसिस करते होंगे कि नहीं करते होंगे, वो अपना खाना कैसे बनाते होंगे। अब आगे वो बता रही है कि वहाँ पर कई तरह के जीव भी हैं जो महा आलसी हैं, मतलब बस पड़े रहते हैं और इधर उधर छोटा मोटा कोई जीव उसके पास आ गया तो खा लिया। अब वो पानी की बूंद बता रही है कि यह सब देखने में मुझे कई वर्ष लगे। जी में आया कि ऊपर लौट चलें, परंतु प्रयत्न करने पर जान पड़ा कि यह असंभव है। मेरे ऊपर पानी की कोई 3 मील मोटी तह थी। 1 मील कितना किलोमीटर होता है? 1.6 किलोमीटर। इसका मतलब क्या है कि जो समुद्र का सतह हम लोग ऊपर देख रहे हैं, वहाँ से उसकी तली कुल मिलाकर के लगभग 5 किलोमीटर, 1.6 मल्टीप्लाइड बाई 3, 4.8 किलोमीटर के लगभग गहरा हो सकता है ना। इसीलिए वो कह रही है कि 3 मील मोटी तह थी। मैं भूमि में घुसकर जान बचाने की चेष्टा करने लगी। यह मेरे लिए कोई नई बात न थी। करोड़ों जलकण इसी भांति अपनी जान बचाते हैं और समुद्र का जल नीचे धंसता जाता है। तो देखो समुद्र के जल में क्या है कि वो तो 3 मील मोटी तह हो गई, उसके ऊपर में वायुमंडलीय दबाव भी है। अब आगे वो कहती है कि मैं अपने दूसरे भाइयों के पीछे पीछे चट्टान में घुस आई। कई वर्षों में कई मील मोटी चट्टान में घुसकर हम पृथ्वी के भीतर एक खोखले स्थान में निकले और एक स्थान पर इकट्ठा होकर हम लोगों ने सोचा कि क्या करना चाहिए। कुछ की सम्मति, मतलब कुछ पानी की बूंदों, मतलब वो एग्री हो गई कि वहीं पड़ा रहना ठीक था, परंतु उसमें से कुछ उत्साही युवा भी थे। वे एक स्वर में बोले कि हम खोज करेंगे, वी विल एक्सप्लोर। हम पृथ्वी के हृदय में घूम घूम करके देखेंगे कि भीतर क्या छिपा हुआ है। पानी की बूंद में से कुछ बूंदों ने उससे कहा। अब क्या हुआ कि अब हम शोर मचाते हुए आगे बढ़े तो एक ऐसे स्थान पर पहुंचे जहां ठोस वस्तु का नाम भी न था। बड़ी बड़ी चट्टानें लाल पीली पड़ी थीं और नाना प्रकार की धातुएं इधर उधर बहने को उतावली हो रही थी। इसका मतलब क्या है कि समुद्र की तली में से होकर के पानी की बूंद कहीं नीचे चली जा रही है। और तुमने पढ़ा होगा ज्योग्राफी में या साइंस में भी, सोशल स्टडीज में भी हो सकता है, पृथ्वी के स्ट्रक्चर के बारे में कि सबसे ऊपर वाला लेयर क्या है? क्रस्ट है। उसके नीचे में हम लोग क्या बोलते हैं? मेंटल बोलते हैं। और उसके नीचे में जो लेयर है वहाँ पर बहुत सारे मेटल्स जो हैं वो लिक्विड स्टेट में फ्लोट करते रहते हैं। और उसके भी नीचे में कोर है जहाँ पर पृथ्वी वैसी ही जलती दहकती हुई आग का गोला है जैसे कि सूरज है। हालांकि ये सूरज कितना गर्म नहीं होगा, लेकिन थोड़ा कुछ वैसी ही स्थिति है। तो ये पानी की बूंद लगता है मेंटल वाले स्टेज में आ गई है जहाँ पर लिक्विड मेटल्स बह रहे हैं कोर के ऊपर में, लावा के ऊपर में। इसी स्थान के पास एक दुर्घटना होते होते बची। हम लोग अपनी इस खोज से इतने प्रसन्न थे कि अंधाधुंध बिना मार्ग देखे बढ़े जाते थे। इससे हम लोग अचानक एक ऐसी जगह जहाँ पहुँचे जहाँ तापक्रम बहुत ऊंचा था। यह हमारे लिए असह्य था। मैंने कहा था ना कि जैसे जैसे हम धरती के अंदर में जाते हैं, कोर के नज़दीक जाते हैं तो गर्मी बढ़ती जाती है। और ये लोग पिघले हुए धातु वाले स्टेज के पास पहुंच गए थे। तो वही कह रही है पानी की बूंद कि वहाँ पर गर्मी बहुत ज़्यादा था। हमारे अगुआ कांपे, मतलब अगुआ मतलब क्या? लीडर, जो पानी की बूंद आगे आगे चल रही हो। और देखते देखते उसका शरीर ओजन और हाइड्रोजन में विभाजित हो गया, मतलब वो फिर से वहाँ वेपोराइज होकर के हाइड्रोजन ऑक्सीजन में बदल गया। इस दुर्घटना से मेरे कान खड़े हो गए। मैं अपने और बुद्धिमान साथियों के साथ एक और निकल भागी। तो पानी की बूंद कह रही है कि वहाँ पर इसने साइड चेंज कर लिया, अपना रास्ता, अपना ट्रैक बदल लिया। अब पानी की बूंद आगे क्या करती है, जो अपनी स्टोरी सुना रही है कि हम लोग अब एक ऐसे स्थान पर पहुँचे जहाँ पृथ्वी का गर्भ रह रह कर हिल रहा था। मतलब ये एक ऐसी जगह हो सकती है जहाँ पर वोल्केनिक इरप्शन होते हों, कोई ज्वालामुखी हो,
अंदर के कोर से ऊपर के लेयर तक में उसे अगर कहीं भी क्रैक नज़र आएगा ना तो वहाँ से लावा बहता हुआ ऊपर की ओर आने की कोशिश करता है, और सरफेस से जब वो फूट पड़ता है तो वहाँ पर वोल्केनो ज्वालामुखी विस्फोट होता है। तो ये पानी की बूंद कुछ वैसी ही जगह के बारे में बता रही है। लगता है कोई ऐसा ही क्रैक उसे मिला है रास्ते में। तो वो कह रही है कि हम लोग एक ऐसे स्थान पर पहुँचे जहाँ पृथ्वी का गर्भ रह रह कर हिल रहा था। एक बड़े जोर का धड़ाका हुआ, हम बड़ी तेजी से बाहर फेंक दिए गए। मतलब वहाँ पर वोल्केनिक इरप्शन हुआ और ज्वालामुखी विस्फोट हुआ और ये पानी की बूंद उसी धमाके के साथ में बाहर आ गई। अब ये कह रही है कि हम ऊंचे आकाश में उड़ चले। जब ये वोल्केनिक इरप्शन होता है तो ये बहुत बड़े बम का विस्फोट के असर वाला होता है। हम लोगों ने अपने आसपास में ऐसा कोई बम विस्फोट देखा भी नहीं है। इस दुर्घटना से हम चौंक पड़े थे। पीछे देखने से पता चला कि पृथ्वी फट गई है और उसमें से धुआं, रेत, पिघली धातुएं तथा लपटें निकल रही हैं। यह दृश्य बड़ा ही शानदार था और इसे देखने की हमें बार बार इच्छा होने लगी। अब ये पानी की बूंद तो कह रही है कि इसको बड़ा अच्छा लग रहा था देखने में, लेकिन एक्चुअली में वहाँ तो एक वोल्केनो फट गया है, एक ज्वालामुखी फट गया है। और ये तो बड़ी मतलब खतरनाक बात भी हो सकती है, लेकिन उसे बड़ा अच्छा लग रहा है देखने में। तो अब लेखक कहते हैं कि मैं समझ गया, तुम ज्वालामुखी की बात कर रही हो। तो पानी की बूंद कहती है, हाँ तुम लोग उसे ज्वालामुखी कहते हो। अब जब हम ऊपर पहुँचे तो हमें एक और भाप का बड़ा दल मिला। अब जैसे ज्वालामुखी विस्फोट की वजह से पानी की बूंद ऊपर हवा में पहुंची तो ऊपर में बहुत ऊंचाई पर उसे बहुत सारे पानी की बूंदें मिली जो भाप के रूप में वेपोराइज होकर के घूम रही थी। उसी को कह रही है। हम गरज कर आपस में मिले और आगे बढ़े। पुरानी सहेली आंधी, स्टॉर्म, उसके भी यहाँ दर्शन हुए। वह हमें पीठ पर लादे कभी इधर ले जाती कभी उधर ले आती। वह दिन बड़े आनंद के थे। हम आकाश में स्वच्छंद खिलौने करते फिरते थे। मतलब ये लोग मस्ती कर रहे थे। भाप से जो बादल का टुकड़ा बनता है वो हवा की वजह से, आंधी की वजह से यहाँ वहाँ घुमा करता है। वही चीज़ बता रही है ये। अब ये पानी बरसेगा कैसे, पानी की बूंद वापस ज़मीन पर कैसे आएगी, वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। इसमें ऐसा होता है ना कि कहीं पर अगर कोई ऊंचा पहाड़ हो या किसी एरिया में बहुत सारे जंगल हों तो वहाँ पर ऊपर में वायुमंडल थोड़ा सा ठंडा होता है, तो वहाँ पर ये सारा वेपर, पानी की जो भाप है, गैस है, ये वापस कंडेंस्ड होकर के पानी की बूंद में बदल जाता है। इसका थोड़ा वजन भी बढ़ जाता है और पृथ्वी की ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ये वहाँ पर गिर पड़ता है बारिश बन करके। तो भाप की, पानी की बूंद बोल रही है कि बहुत से भाप जल कणों के मिलने के कारण हम भारी हो चले और नीचे झुक आए और एक दिन बूंद बनकर नीचे कूद पड़े। मैं एक पहाड़ पर गिरी और अपने साथियों के साथ मैली कुचैली हो एक और बह चली। पहाड़ पर गिरी तो पहाड़ पर जो अगर धूल कण वगैरह है उसके साथ में मिल करके पानी की बूंद थोड़ी गंदी तो हो ही जाएगी। पहाड़ों में एक पत्थर से दूसरे पत्थर पर कूदने और किलकारी मारने में जो आनंद आया वह भूला नहीं जा सकता। हम एक बार बड़ी ऊंची शिखर पर से कूदे और नीचे एक चट्टान पर गिरे। बेचारा पत्थर हमारे प्रहार से टूटकर खंड खंड हो गया। मतलब पानी की एक ऊंची धारा जब ऊंचाई से किसी पर्वत की चोटी से नीचे की एक चट्टान पर गिरी तो वो चट्टान टूट गई। तुमने कभी सुना होगा बारिश के दिनों में उत्तराखंड में हम लोग सुनते हैं ना कि बादल फट गया, तो वहाँ पर पानी बहुत तेजी से नीचे गिरता है और अगर उसके नीचे में कोई गांव आ जाए तो गांव दह जाता है। कहीं पर कोई लैंड स्लाइड की भी बात हो सकती है, चट्टान के टूटने की भी बात हो सकती है। तो वही चीज़ें बता रही है ये। वो कहती है कि ये जो तुम इतनी रेत देखते हो, पत्थरों को चबा चबा कर हम ही तो बनाते हैं। मतलब क्या, चट्टान के टूटने से और फिर घिसने से और बहने से रेत बनती है और वो आगे चल कर के सॉइल फॉर्म करता है, मिट्टी बनाता है। तो उसके पीछे भी पानी है। जिस समय हम मौज में आते हैं तो कठोर से कठोर वस्तु हमारा प्रहार सहन नहीं कर सकती। देखो ये बात बता रही है वो। अब आगे कहती है कि अपनी विजय में उन्मत्त होकर हम लोग इधर उधर बिखर गए। मेरी इच्छा बहुत दिनों से समतल भूमि देखने की थी। समतल भूमि मतलब प्लेन्स,
जैसे हम लोग समतल भूमि वाले इलाके में, हम लोग पहाड़ी इलाके में नहीं हैं। तो वो कहती है कि बहुत दिनों से समतल भूमि देखने की इच्छा थी, इसलिए मैं एक छोटी सी धारा में मिल गई, एक किसी नदी की धारा में मिल गई। सरिता के वे दिवस बड़े मजे के थे। सरिता मतलब स्ट्रीम, झरना। हम कभी भूमि को काटते, कभी पेड़ों को खोखला कर उन्हें गिरा देते। बहते बहते मैं एक दिन एक नगर के पास पहुंची। मैंने देखा कि नदी के तट पर एक ऊंची मीनार में से कुछ काली काली हवा निकल रही है। मैं उसे उत्सुक हो उसे देखने को क्या बढ़ी कि अपने हाथे दुर्भाग्य को न्योता दिया। ज्यों ही मैं उसके पास पहुंची, अपने और साथियों के साथ एक मोटे नल में खींच ली गई। ओहो, अब ये पानी की बूंद बता रही है कि वो किस तरीके से नदी में बहते बहते हमारे शहर की पाइपलाइन में शामिल हो जा रही है। शायद ये वाली बात है, वही पाइपलाइन जिसके जरिए नलों के द्वारा घरों में पानी मिलता है। यह हो सकता है वो पाइपलाइन किसी फैक्ट्री में भी जा रही हो, अभी आगे पता चलेगा। तो वो बोलती है कि वो अपने साथियों के साथ एक मोटे से नल में खींच ली गई। कई दिनों तक मैं नल में घूमती फिरती। मैं प्रति क्षण उसमें से निकल भागने की चेष्टा में लगी रहती थी। भाग्य मेरे साथ था। बस एक दिन रात के समय मैं ऐसे स्थान पर पहुंची जहां नल टूटा हुआ था। ओहो, कहीं पर उसको नल में लीकेज मिला, तो वहां से वो फिर निकल करके बाहर बह आई। तो बोलती है कि मैं तुरंत उसमें से होकर के निकल भागी और पृथ्वी में समा गई। अब नल में से सड़क पर कहीं पानी निकलेगा तो क्या होगा, पहले तो अर्थ और मिट्टी उसको एब्जॉर्ब कर लेगी ना, मिट्टी सोख लेगी। और अंदर ही अंदर घूमते इस पेड़ के पास आ गई। अच्छा, तो जब वो पानी नल के पाइप से बाहर बहा तो मिट्टी के द्वारा सोख ली गई और फिर आगे चल करके बेर के पौधे के जड़ ने उसको एब्जॉर्ब कर लिया और फिर पत्ते पर आ गई थी और वहां से फिर वो ओस बन करके इस लेखक के हाथ पर गिरी थी। वही कह रही है वो। तो अब वो कहती है कि सूर्य निकल आए थे। अब इतनी सारी कहानी कहते कहते इतना समय बीत गया कि सनराइज हो गया, सूरज उग गया। तो लेखक ने कहा कि बस। तो वो बोलती है पानी की बूंद कि हाँ, मैं अब तुम्हारे पास नहीं ठहर सकती। सूर्य निकल आए हैं, तुम मुझे रोक कर नहीं रख सकते। इसका मतलब क्या कि अगर लेखक के हाथ में रहेगी भी तो थोड़ी देर में सनलाइट की वजह से वो वेपर होकर के फिर ऊपर चली जाएगी, है ना। और इतना कहते कहते वह ओस की बूंद धीरे धीरे घटी और आंखों से ओझल हो गई। धीरे धीरे घटी का मतलब क्या, पानी की बूंद बढ़ी रही होगी और सूरज की किरणों की वजह से गर्म होकर के धीरे धीरे वेपर बन करके वो हवा में चली गई। तो इस तरह से ये ओस की बूंद वाली कहानी, मतलब कि पानी की कहानी, ये कहानी तुम्हारी अब खत्म हो गई। इस कहानी के लेखक हैं रामचंद्र तिवारी। और मुझे लगता है, और लगता क्या है, लेखक ने बहुत ही इंटरेस्टिंग अंदाज में इस कहानी को लिखा है। इसे तुम्हें काफ़ी सारा कुछ सीखने का मौका मिला होगा। तो फिर हम लोग अगले सेशन में इसके क्वेश्चन आंसर के बारे में देखेंगे। ठीक है, बाय।